इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कहानी शायद आप सब रिलेट करेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंकिंग की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कोई ना कोई सपना पाल रखा है, कुछ ना कुछ ड्रीम आपने बनाया हुआ है। तो आज जो कहानी है वो कहानी है विपुल पावस्कर जी की। पूरा नाम विपुल अजय पावस्कर। ये विपुल जो है रत्नागिरी जिला है महाराष्ट्र में, वहां पर एक गांव है पाचल। पाचल गांव के रहने वाले हैं, जबकि पढ़ाई लिखाई इनकी मुंबई में हुई है। तो ये पूरी स्टोरी जो है कैसे कैसे हुआ है, मुंबई में रह के बैंक पीओ का एग्जाम देना और बैंक पीओ एग्जाम को क्लियर करना, वो भी मात्र 6 महीने की तैयारी में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 6 महीने की तैयारी में विपुल ने ये कारनामा कर लिया है कि एक बड़ा ऑफिसर जो मैनेजर लेवल पे होता है वो उन्होंने क्रैक किया है। तो सुनते हैं और पूरा समझते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक स्टेप पे और एक जो डाउट्स है आपका वो सब पे हम लोग बात करेंगे। जी विपुल जी, आपका स्वागत है हमारे जो चैनल है हमारा कोचिंग का, प्रयास इंडिया का, इस पर आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। जी विपुल जी, मेरा नाम विपुल अजय पावस्कर है और अभी IBPS PO 2021 में मैंने एग्जाम क्रैक किया और कैनरा बैंक PO एज अ कैनरा बैंक PO मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। विपुल जी का दोस्तों जैसे बताया इन्होंने कि इनका कैनरा बैंक पीओ हुआ है, मतलब जो इनका पहला चॉइस था, जो 11 नेशनलाइज बैंक होते हैं उसमें पहला चॉइस कैनरा बैंक, वो कैनरा बैंक में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, मतलब रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले विपुल जी आपके परिवार के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में। मेरे फैमिली के बारे में, हम 4 मेंबर्स है फैमिली में। मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई और मैं। मेरी मम्मी टीचर, स्कूल टीचर है, मेरे पापा ड्राइवर है और मेरा भाई अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है। और मेरा भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर 2021 में हुआ। जी जी। हाँ, मैं भांडुप मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग पहली से 10वीं में पराग विद्यालय भांडुप में हुई और उसके बाद मेरा कॉलेज राम जूनियर वाला कॉलेज में मेरे कॉलेज हुआ। मैंने बीएससी केमिस्ट्री में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने बैंक का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा विपुल, कि जैसे आपने बीएससी में किया है केमिस्ट्री में, राइट? तो केमिस्ट्री से फिर अचानक बैंक के बारे में कैसे ख्याल आया आपको? सर, अभी आपको भी पता होगा कि बीएससी के बाद इतना अच्छा जो जॉब नहीं मिलती, मतलब मैं एक दो जगह पे मैंने इंटरव्यू भी दिया था, पर तभी उन्होंने बोला कि मुझे सिलेक्ट भी कर लिया था उन्होंने, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे थे, मतलब पॉइंटर 9.9 था। तो मेरे मार्क्स और जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। पर जब उन्होंने मुझे सैलरी बताया, बोले कि इस साल तुम्हें 14,000 सैलरी देंगे, अगले साल 15,000 देंगे, अगले साल 16,000 देंगे। सर, तभी मैंने सोचा कि अभी तो ठीक है, अभी तो बैचलर हो, कुछ नहीं, पर अगले 10 साल में मेरा इस सैलरी में मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब घर नहीं चलेगा, अच्छी में जो मुझे लाइफ एक्सपेक्ट है वो मैं नहीं जी पाऊंगा। अगर जो मुझे लाइफ एक्सपेक्ट है, जो मैंने सोचा है, अगर और मेरे मम्मी पापा का सपना है, अगर वो मुझे पूरा करना है तो मुझे एक अच्छा जॉब लेना ही पड़ेगा। और अच्छा जॉब मतलब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब से अच्छा जॉब कोई होता ही नहीं है, ये तो आप सबको भी पता होगा। बिल्कुल। तभी मैंने देखना चालू किया कि कौन कौन सा जॉब है, मतलब एसएससी भी है, रेलवे भी है, बैंकिंग भी है। पर क्या था सर कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए था, मतलब कि 1 साल के अंदर सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो मैंने देखा और उसी समय मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तभी एक लड़के ने मुझे बता दिया कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, चाहिए तो तू देख ले, मतलब पेपर देख ले, अगर तेरे को फॉर्म फिल करना है तो देख ले। तभी मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखा एसबीआई का क्लर्क प्रीलिम्स का। जी। तो तभी मैंने मैथ्स सेक्शन देखा, रीजनिंग और इंग्लिश होता है, तीनों भी देखे। तो सिंपलीफिकेशन था, रीजनिंग में भी पजल वगैरह था, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और तभी मैंने पेपर सॉल्व करके देखा, पर मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, पर मुझे टाइम लगा, तो सोचा कि अगर प्रैक्टिस की जाए तो हो सकता है। और तभी मैंने सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर दिया। मतलब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लाइब्रेरी में वो दोस्त मिला, और उसके बाद आपके जहन में आया कि चलो इसने एसबीआई क्लर्क के बारे में बताया है, तो थोड़ा सा R&D कर लिया जाए, रिसर्च कर लिया जाए। तो आपने पेपर देखा बैंक क्लर्क का, तो लगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ।
तो आपने एसएससी रेलवे का पेपर भी नहीं देखा? नहीं देखा सर। अच्छा, उसी से मैं ठान लिया विपुल जी ने कि मुझे क्लर्क मतलब बैंकिंग का तैयारी हम लोग आराम से कर सकते हैं और मेरे बस में है, मैं कर सकता हूँ। तो ये विश्वास दोस्तों आना जरूरी होता है। कभी भी आप भी अगर तैयारी के लिए कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे एसएससी देना है कि बैंकिंग देना है, तो एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा जो कि विपुल ने बताया है, और उसको देखिए कि हाँ वो आपके लायक है कि नहीं, या आप उसके लायक हैं कि नहीं, या आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं कि नहीं। वो एक विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जी बिल्कुल। जी सर, आपने सही कहा। उसके बाद सर मई में मैंने प्रिपरेशन चालू स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने YouTube पे जाके सिलेबस देखा। अच्छा। और हाँ, क्योंकि सिलेबस सर इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम अलग डायरेक्शन में जाके पढ़ाई करेंगे और ऐसा क्या होता है कि अपने साल निकल जाएंगे लेकिन रिजल्ट अपने हाथ में नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले सिलेबस देखा, हर एक बुक के लिए, जैसे हम स्कूल में अलग अलग नोटबुक बनाते हैं ऐसे नोटबुक बना लिया, क्योंकि डिसिप्लिन भी होना जरूरी है प्रिपरेशन में, नहीं तो अपना प्रिपरेशन भटक सकते। तो सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करके लिया, मतलब मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। और तभी सर प्रॉब्लम क्या हो कि मुझे करंट अफेयर्स के बारे में इतना पता नहीं था कि करंट अफेयर्स 6 महीने का करने का होता है। तो मेरा छूट गया था, मतलब हाँ, तभी मुझे इतना आइडिया नहीं कि करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से करना है। तो एक मेरी मिस्टेक हुई थी कि मैंने करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं किया, और उसके वजह से मेरे एक दो एग्जाम मुझे प्रॉब्लम हुआ और मेरे एग्जाम नहीं निकल पाए। तो आप सब मतलब वो गलती ना करें कि करंट अफेयर हमें स्टार्टिंग से करना है। हाँ, तो दोस्तों विपुल ने बताया कि करंट अफेयर्स भी आपको जैसे ही आप ठानिएगा ना तैयारी करना, तभी से स्टार्ट कर दीजिए, बाद के लिए मत रखिएगा। हाँ सर, बाद में जैसे लोड हो जाता है, मतलब बैकलॉग अपने को क्लियर करने को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। करेक्ट। हाँ, सबसे पहले सिलेबस देखा और सिलेबस लिख लिया, और बाद में सर यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स आते, तो कौन से भी एक टीचर आप देख लो, मतलब 3-4 टीचर पहले मैंने देखे सर, कि मुझे जो टीचर अच्छा लगा उनसे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। करेक्ट। मतलब यहाँ पर एक और चीज है कि आजकल का जो इन्फॉर्मेशन एरा है, यहाँ पर चीजें बहुत ही मतलब अच्छी हो गई है कि YouTube है आपके पास, ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप उस पर भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये विपुल ने भी वही किया कि YouTube पे गया। लेकिन विपुल एक चीज बताइए, YouTube पे ना मैंने क्या देखा कि पूरा अथाह महासागर है। हाँ। आप उसमें लिखिए खाली बैंक एसएससी या बैंक मैथ्स, तो बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है क्या? कभी आपने ऐसा फील किया है? सर हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब सर कभी मतलब एक टॉपिक मुझे ऐसा इंग्लिश का प्रिपरेशन करते समय मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि सर यूट्यूब पे जो पढ़ा है, मतलब थोड़ा टॉपिक पढ़ा है, बाद में मतलब वो टीचर्स बोलते हैं कि हमारे क्लास का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें आगे पढ़ाएंगे। तो कभी-कभी मुझे मेरे भी मन में आया था कि कोई तो क्लास लगाना चाहिए, पर बाद में सर क्या हुआ, मैंने मतलब मैंने बुक प्रेफर किया। ओके। हाँ, तो सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे से अपना तैयारी आगे बढ़ाते गए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि विपुल ने तैयारी जैसे बताया कि मई मंथ में स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और अभी जो है हम लोग हैं बैठे हुए अप्रैल मंथ में, और इनका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2022 मतलब इसी साल 1 अप्रैल को आ गया है। तो लगभग 7-8 महीने का ही समय है जो कि इन्होंने बैंकिंग की तैयारी को दिया है। और ये 7-8 महीने में ना सिर्फ आईबीपीएस पीओ, इसके साथ में इन्होंने एसबीआई क्लर्क, आरआरबी का पीओ, आरआरबी का क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ, एसबीआई का पीओ, आईबीपीएस का क्लर्क, मतलब इतने सारे मेंस एग्जाम में ये अपियर हुए थे। और उन सभी मेंस में ये सिर्फ 2 इंटरव्यू, और इन 5-6 मेंस में इनको 2 जगह से इंटरव्यू कॉल आया था, और एक है जो आरआरबी पीओ का, और दूसरा है जो आईबीपीएस पीओ जिनको इनका रिजल्ट फाइनली हो गया है कैनरा बैंक में। तो हम लोग अभी चलते हैं तैयारी के लिए, कि जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स की तैयारी होती है, और फिर मेंस की तैयारी होती है, ठीक है, फिर इंटरव्यू भी है, 3 स्टेज में है। तो प्रीलिम्स की तैयारी आप कर रहे थे या मेंस की कर रहे थे, या दोनों एक साथ कर रहे थे? तैयारी कैसे किया जाना चाहिए? सर स्टार्टिंग में तो मतलब जब नया था तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो आज जैसे मेरा वीडियो देख रहे शूट कर रहे, जैसे मैं तभी मैंने जो टॉपर्स होते हैं उनका वीडियो देखा, उनका इंटरव्यू देखा। हाँ, इंटरव्यू देखा था, तभी मेरे मन में आया था कभी मैं भी आऊंगा इस जगह पे, मैं भी इस जगह पे बैठूंगा। बिल्कुल। हाँ, तभी मतलब उनका वीडियो देखा सर, तो उन्होंने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी से अलग कुछ नहीं होती है। हमें मेंस के ऊपर फोकस करके तैयारी करनी चाहिए, तो अपना प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर हो जाता है। ओके। मतलब अगर मैथ्स करना है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक साथ करना है, रीजनिंग करना है तो प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ करना है, इंग्लिश भी वैसे ही करना है। सबसे पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस, उसके बेसिक लेवल क्वेश्चंस मींस देखो सर, अगर आप कौन सा भी चैप्टर पकड़ लो, मतलब मैथ्स में ले लो टाइम एंड वर्क,
प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैं यूट्यूब पे देखता था, तो मैंने नोटबुक में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिख लिए, मतलब जो हम लोग स्कूल में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उससे क्या होता था कि जब मैं रिवीजन करता था कौन से भी एग्जाम के पहले, तो मुझे उसमें आसानी पड़ती थी। उसके बाद मैंने सर अड्डा का बुक है, तो वो बुक में सर लेवल 1 का क्वेश्चन, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा होता था। जब मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन करता था, उसके बाद मैं तुरंत लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उससे क्या होता था कि मेरा कंसेप्ट पे अच्छा स्ट्रांग होल्ड हो जाता था। और उसके बाद मैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, तो मुझे पता चलता था कि प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा है, तो आगे भी कैसा पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबब्ली कैसे पूछ सकते हैं। और जब मेरी इस पे इन तीनों में अच्छे से कमांड हो जाती थी, मतलब एक दो बार सॉल्व करने के बाद मैं लेवल 3 का क्वेश्चन करता था, उससे मुझे मेंस में हेल्प होती थी सर। ओके, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आज स्टार्ट कर रहा है, सपोज, ठीक है, जुलाई अगस्त से जो वैकेंसी आने वाली है, हाँ सर, आज वो स्टार्ट करेगा मैथ्स की तैयारी। हाँ। तो वो स्टार्ट किस बेसिक बुक से करेगा? कोई बेसिक बुक आप बता सकते हैं कि कौन सा बेसिक बुक आपने किया था? सर बुक तो मैंने कौन सा प्रेफर नहीं किया था सर जी। सिर्फ वो मतलब सर मैंने तो यूट्यूब से मतलब वो टीचर से पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सब नोट्स बना लिए? हाँ सर, उन सब का नोट्स बना लिए। अच्छा, तो 2-3 बुक मेरा बन गया था सर। हाँ, तो वही मेरा नोट्स था और वही मेरे रेफरेंस थे। अच्छा, फिर आप शिफ्ट कर गए प्रीवियस ईयर पे? हाँ सिर्फ, हाँ अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की है। और सर बुक वो आपको बुक बताया अड्डा 247 का, वो बुक से वो मैंने मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था सर। वो भी मतलब हार्ड कॉपी नहीं था, मेरे लैपटॉप में पीडीएफ था, तो उसी को देख के आप उसी को देख के सॉल्व करता था। रीजनिंग का भी यही है हिसाब किताब? हाँ सर, रीजनिंग के लिए तो मैंने कौन सा बुक भी नहीं लिया सर, सिर्फ यूट्यूब से सर। यूट्यूब से हाँ, पढ़ाई किया। हाँ। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, जैसे आपने बताया इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैथ और रीजनिंग थी। हाँ सर, कैसे किया इंग्लिश को? सर इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम आती थी, जैसे पता है कि जब मैं मॉक टेस्ट भी देता था ना सर, तो स्टार्टिंग में तो सबके मार्क्स कम आते, मेरे भी मतलब कम ही आ रहे थे सर। अच्छा, यहाँ पर बताइएगा कि पहला जो मॉक टेस्ट उन्होंने दिया था वो नंबर आप लोग जानना चाहते हैं? बताते हैं जी, बिल्कुल बताइए। पहला मॉक टेस्ट में तो सर 27 से 28 मार्क्स आए होंगे सर। तो दोस्तों 27-28 नंबर अगर आपके भी आ रहे हैं मॉक में, तो घबराना नहीं है, अगला नंबर आपका हो सकता है। इस चेयर पे अगली बार आप बैठ सकते हैं, मगर 27 नंबर भी आ रहा है तो इसलिए तैयारी आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल सर, लेकिन मॉक्स का स्कोर देख के हमें डरना नहीं, क्योंकि मॉक अपने को अपने आईना दिखाती है कि हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमने कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। तो सर मैं क्या, जब मॉक में आता कम स्कोर आता था, तब स्टार्टिंग में सर मैं एनालिसिस भी नहीं करता था। तो मैं क्या सोचता था, बहुत कम स्कोर आया मेरा तो हाँ कांसेप्ट ही अच्छा नहीं, तो सर वापस में जाके करता था, जो मैंने नोट्स बनाए तो उनका रिवीजन करता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था सर। और बाद में हमें तो रीजनिंग और मैथ्स में तो स्कोर सुधरने लगे थोड़े थोड़े, एक दो मार्क्स में। तो मैं डेली क्या करता था, जब मैं मॉक देता था ना सर, आज मुझे समझो 50 मार्क्स आए, तो मैं ज्यादा टारगेट नहीं लेता सर। 2 दिन बाद जब मैं मॉक दूंगा तो मेरे को 53 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, पर कुछ भी करके आना चाहिए। मतलब जो अभी आया है उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर मैं ऐसा सोचूं कि आज 50 आए, कल 60 आना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। तो ऐसे करके मेरा इंग्लिश और मैथ्स में तो मार्क्स इंप्रूव हो रहा था सर, लेकिन इंग्लिश में अभी भी 30 में से 10, 8, 11, 12 हाँ कम आ रहा था सर। तो क्या हुआ, जो मेरे फ्रेंड है लाइब्रेरी का, उसकी एक फ्रेंड आरबीआई में असिस्टेंट है सर। ओके, क्या नाम है? नाम बता दीजिए। उनका सर, वो भी देखेंगे वीडियो तो आपको। हाँ, उनका सर श्रुतिका सावंत करके नाम है। श्रुतिका सावंत। हाँ, तो मैंने उनको कॉल लगाया और मैंने उनका क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं लगाई, तो कोई मुझे ऐसा गाइडेंस करने वाला तो नहीं था। तो उन्होंने एग्जाम क्रैक किया था, तो सो उनको मैंने सब कॉल लगा के मेरा पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे इंप्रूव नहीं हो रहे। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप सबसे पहले क्या करो, मैं फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट देता था, कम से कम मतलब 1 महीने के बाद मैंने 20 मॉक टेस्ट फटाफट दे दिए। तो वो क्या बोली कि आप मॉक टेस्ट मत दो, आपका पता अभी कंसेप्ट वीक है, तो पहले आप कंसेप्ट स्ट्रांग करो, हाँ बेस अच्छा करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका सिर्फ खुद को एनालाइज करने के लिए होते हैं, और जो मॉक टेस्ट का पेपर होता है और रियल पेपर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उससे आपको डरने का भी नहीं, उसका स्कोर देख के घबराना भी नहीं है, और अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं करना है। तब उन्होंने बताया कि इंग्लिश के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तब तक तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था सर। अच्छा। हाँ, तो सर तो तभी मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। तो
तो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ना उन्होंने तो द हिंदू बोला था, हाँ। तभी मेरे को टफ द हिंदू देख के डर गए। नहीं डर नहीं सर, पढ़ा था पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ करेक्ट, बहुत टफ है न्यूज़पेपर। तो मैंने सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब क्या करता था, एडिटोरियल पढ़ता था और मोबाइल तो अपने पास होता है, तो मोबाइल में डिक्शनरी होती है। तो जो भी ने जो वर्ड्स मेरे को नहीं आ रहे तो उनको मैं अंडरलाइन कर लेता था और बाद में मेरे नोटबुक में लिख लेते थे और उसका मीनिंग लिख लेता था, सिनोनिम और एंटोनिम। ऐसे करके मैंने मेरे वोकैबुलरी के लिए बुक बनाई और जब एग्जाम होता था उसके 2 दिन पहले मैं पूरा वोकैबुलरी का बुक पढ़ रिवाइज कर लेते थे। और उसके बाद मैंने सर आरसीबी डेली 3 से 4 आरसी में सॉल्व कर रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद सर मुझे पैराजम्बल में प्रॉब्लम होती थी तो उसके भी 2 सेट में सॉल्व करता था पैराजम्बल के, और क्लोज के 2 सेट। ये शेड्यूल मैंने कम से कम 1 महीने तक फॉलो किया जब तक एसबीआई क्लर्क का अच्छा डेली ये काम कर रहे थे। हाँ डेली, जब तक एसबीआई क्लर्क का प्री नहीं होता था तब तक ये शेड्यूल फॉलो किया। और जब मैं बाद में जब 10-15 दिन के बाद मॉक देने लगा तो मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग गया। और ग्रामर के लिए मैंने ज्यादा ग्रामर के लिए यूट्यूब से सर थोड़े पास्ट टेंस जो कॉमन सब्जेक्ट हुआ एग्रीमेंट सब्जेक्ट बढ़ गए, क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन क्योंकि सर कॉमन एरर वगैरह बैंक के एग्जाम में जैसे ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं होता है, उसमें रीडिंग कंप्रेशन में फोकस ज्यादा होता है। करेक्ट। सो कॉमन रूल्स है ना सर, वो मैंने से नोट डाउन कर लिए और ऐसे मैंने 50 to 60 रूल्स मेरी बुक में नोट डाउन कर लिए और उनको रिवाइज करता था सर। मोस्टली मैंने कंप्रेशन में फोकस किया। तब और जब मैंने एग्जाम दिया फर्स्ट एसबीआई का तब मैंने 22 अटेम्प्ट किए सर। अच्छा हाँ ज्यादा बाकी के बच्चे मतलब इंग्लिश में 30 में 22 अटेम्प्ट कितने सही हुए थे सर? तभी 22 के 22 सही हुए थे शायद। अरे वाह वेरी गुड। 22 अटेम्प्ट किया इन्होंने इंग्लिश में, 22 में 22 सही हो गया। हां क्योंकि सब नॉर्मल अटेम्प्ट टोटल 78 किए थे और जब नॉर्मलाइज पे स्कोर आया तो 79.5 आया। मतलब मोस्टली सब राइट हो गए इसलिए तो स्कोर बढ़ के आया होगा ना नॉर्मलाइजेशन में। तो हाँ तभी मुझे अच्छा लगा कि हाँ प्रैक्टिस जो मैंने अब तक प्रिपरेशन किया इंग्लिश का मतलब थोड़ा सा फल दे रहा है सर। फल दे रहा है। हाँ ओके चलिए अभी हम लोग ना इस पे चलते हैं, रीजनिंग पे चलते हैं। हाँ। रीजनिंग में बहुत लोगों को ना पजल में बहुत दिक्कत आती है। हाँ। और कहीं कहीं पजल में फंस भी जाते हैं। हाँ। तो जब आप एग्जाम देते थे या मॉक देते थे तो कैसे डिसाइड करते थे कि ये पजल करना है कि छोड़ना है, या किसी पजल में फंस गए तो क्या करना है? इसके बारे में सबको बताइए सर। इसके साथ भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस है क्योंकि और एक्सपीरियंस मेरे को प्रीलिम्स आरआरबीपीओ के प्रीलिम्स में जाके आया। हाँ हाँ तो तभी क्या हुआ सर, एसबीआई का प्रीलिम्स होता है मतलब वो क्लर्क का प्रीलिम्स था तो उसमें तो सब पजल इजी थे। तो तभी मैंने कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी सर। और वैसा रीजनिंग में अच्छा मतलब तब तक होड़ा आ चुका था अच्छा। तो मैं क्या रीजनिंग में जो स्टार्टिंग में पजल आया एसबीआई क्लर्क में उधर से स्टार्ट किया सर। और क्वेश्चन बनते 31 क्वेश्चन के भी अटेम्प्ट किए तो तभी कॉन्फिडेंस था कि आरआरबीपीओ में कर लूंगा आराम से। हाँ लेकिन जब आरआरबीपीओ में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया वो तो वर्ड अरेंजमेंट का था, वो कर लिया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो पजल का आया सर और वो हमारे शिफ्ट की सबसे हार्ड वाली पजल थी। फंस गए उसमें। हाँ सर फंस गया। मतलब देखो आरआरबीपीओ का प्रीलिम्स का पेपर 45 मिनट्स का होता है सर। तो 40 टाइमर तो ज्यादा समय ज्यादा है लेकिन दिक्कत हो रही थी फंसने का। हाँ सर तो टाइमर तो चल रहा था उधर और मैं पजल सॉल्व कर रहा था। थोड़ा बन भी गया पजल सर। मतलब मैं क्या करता था सर, पहले सब क्लू नोट डाउन करता था बाद में उसको रीअरेंज करता था। नहीं तो कभी-कभी बच्चे क्या करते डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से लेके सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है फंस जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ घुमा के दे दिया क्लू तो हम फंस जाते। तो मैंने क्लू सब नोट डाउन किए और स्टार्ट करना सॉल्व किया। लेकिन थोड़ा बना बाद में नहीं बना तो सोचा कि पीओ का पेपर है थोड़ा हार्ड होगा तो बन जाएगा। ऐसे करते करते मैंने स्टार्टिंग की सर 9 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट कर दिए। बाप रे 9 मिनट चला गया एक पजल में पजल बना ही नहीं सर लास्ट में। अच्छा वो 9 मिनट में 0 हो गया। तो सर 9 मिनट में मैं जब घर में मॉक देता कम से कम 15 क्वेश्चन तो कर लेते थे। और इधर मेन एग्जाम में आके सिर्फ 9 मिनट्स में फर्स्ट एक ही क्वेश्चन मेरा बन गया। तो सर तभी डर लगा था कि गया हाथ से पेपर। लेकिन सर क्या हुआ मॉक टेस्ट में जैसा कम से कम मैंने 20 मॉक तो उसके लगाए होंगे तो एक्सपीरियंस था कि हाँ कर लूंगा। तो बदल छोड़ दिया मैंने। ओके हाँ उसके बाद में बाकी सब क्वेश्चन इजी थे। मतलब कितना 40 क्वेश्चन थे उसमें 35 क्वेश्चन मैंने बना दिए। वो सब इजी आए सिर्फ वो पजल ही हार्ड था। तभी मैंने एक्सपीरियंस से अब सीखना बोलते हैं ना तो मैंने सीखा कि कभी पजल को स्टार्टिंग में नहीं करना है। जो सिलोगिज्म वन लाइनर वाला वन है इनइक्वालिटी डायरेक्शन रिलेशन
उनके क्वेश्चन होते हैं, उनको हम फर्स्ट पहले कर लेंगे, और पजल में हमें देखना है हाँ ये पजल इजी है, पहला पजल रीड करने में आधे मिनट में रीड हो जाता है पजल फटाफट करने तो भी, और बन रहा है पजल तो ही करने का, नहीं तो उसको भी स्किप करके आगे। हाँ तो यहाँ दोस्तों 2-3 चीजें हैं। विपुल ने क्या बताया है कि पजल पहले इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया फिर इस एग्जाम के बाद, क्योंकि इस एग्जाम में इनको दिक्कत आई थी। बाद में क्या किया कि पजल छोड़ के जो सेक्शन है, जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन रहता है, उसको पहले निपटाया करते थे और फिर पजल में घुसते थे। अच्छा एक चीज कुछ बच्चे पूछते हैं कि जैसे मैथ्स में हम अगर बात करें तो मैथ्स में एक पोर्शन है डीआई, और दूसरा पोर्शन है आपका सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है, और तीसरा है कमर्शियल मैथ अर्थमेटिक वाला। तो आपका इन तीनों में क्या था सामंजस्य? तीनों बहुत अच्छा था या कोई दो अच्छा था, कैसे करते थे? सर सिंप्लीफिकेशन जो मतलब स्पीड मैथ्स बोलते हैं उसको, हाँ तो मतलब स्कूल से मेरे मतलब 1 to 30 टेबल्स तो बाय हार्ट थे, हाँ 1 to 30 स्क्वायर्स तो बाय हार्ट थे, और क्यूब मतलब 1 to 10 आते थे सर। तो मैं क्या करता था सर, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की और एसबीआई का प्रीलिम्स का पहला एग्जाम था, तब तक तो सर मैं डेली मेरा शेड्यूल ही बना था कि 1 to 30 टेबल्स तो लिखने हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपने को, एकदम से नॉर्मल है कि सर प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल। हाँ तो 120 स्क्वायर्स 120 टेबल्स और 1 से 10 तक 1 से 20 तक क्यूब, तो 1 से 10 तो आते थे, उसके बाद मैंने बाय हार्ट कर ली क्यूब, और वो डेली लिखता था सर, और बाद में YouTube से वीडियो देखा था सर, उसके बाद मेरे को 1 to 100 स्क्वायर्स का ट्रिक होता है सर, तो वो भी सीखा मैंने। तो क्या करता सर, वो डेली लिखता था, फिर से जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है मतलब 1/2 इज इक्वल टू वो भी तकरीबन 20-25 है जो रटना होता है, हाँ जो भी रटना होता है सर, वो भी मैं डेली लिखता था, उसे मैंने 1 आवर डिवोट किया था सर, तो डेली वो भी लिखता था सर, और जो मेंसुरेशन में फॉर्मूले आते हैं वो भी रोज, क्योंकि उसका एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है सर, और फार्मूला बेस्ड ही आता है, फार्मूला बेस्ड आता है हाँ, प्रीवियस टफ नहीं आता है। इसमें मुझे प्रीवियस का प्रीवियस में देखा कि फार्मूला बेस्ड आता है, तो फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। मतलब डेली आप क्या करते थे कि 1 to 30 टेबल, 1 to 100 स्क्वायर, 1 to 20 क्यूब, ये तीनों ये लिखते थे अच्छे से। जो भी प्रयास के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, जो मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, मैंने बताया था ना ये करने के लिए, तो ये सब करना है तभी आप यहाँ पहुंच पाएंगे। तो टेबल रटना है, स्क्वायर भी रटना है, क्यूब भी अच्छे से रटना है। इसके अलावा विपुल कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे मेंसुरेशन वाला, ये भी रोज देखते थे तभी वो याद हुआ था। हाँ सर, ये 4 चीज आप रोज करते थे। उसके बाद सर डेली 20 to 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, और 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जितना कम टाइम में पॉसिबल हो उतना कम टाइम में करने का मैं कोशिश करता था, क्योंकि इधर हम टाइम बचाएंगे तो ही हम कमर्शियल मैथ्स को और डीआई को टाइम दे पाएंगे। हाँ सर, तो हमें इसकी प्रैक्टिस डेली रखनी है। आप टारगेट कैसे सेट करते थे कि पहले क्या अटेम्प्ट करते थे, मतलब किस पर रहता था, सिंप्लीफिकेशन वाला पहले कर लेना है? हाँ सर, मैथ्स में जैसे अगर हम कमर्शियल मैथ्स में अरिथमेटिक इक्वेशन में फंस गए तो सर पूरा पेपर अपना फंस जाएगा। हाँ तो सर मैं पहले कौन सा क्वेश्चन आने दो, डीआई भी आने दो या अरिथमेटिक भी आने दो, पहले मैं ऐसा चेक कर लेता था, ढूंढ के निकाल देते। और सर मेरे को दिख गया स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक, वो वाला पहले करते थे। मतलब सिंप्लीफिकेशन विपुल ने पहले अटेम्प्ट किया था, और सेकंड राउंड में कमर्शियल मैथ या डीआई? नहीं, सेकंड राउंड में से डीआई। अच्छा, सेकंड राउंड में डीआई, मतलब जो अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन है, कमर्शियल मैथ वाला है, वो लास्ट में। ओके, ये स्ट्रेटजी होती है। सर क्योंकि सर प्रीलिम्स में जो डीआई आता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, सिर्फ हमें एवरेज निकालना होता है, प्लस परसेंटेज या ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो उसमें क्या अपना जो स्पीड मैथ्स है वही उधर यूज होता है। हाँ, तो जितना स्पीड फास्ट कर देंगे उतना अपने को मतलब कमर्शियल मैथ्स में टाइम बचता है। तो आपका मैथ्स में जनरली कितना रहता था स्कोर 35 में? मैथ्स में मेरा सर 29 to 30 रहता था। अच्छा, 29-30 आपको आ जाते थे? हाँ, और सबसे भी ज्यादा मतलब आरबीआई असिस्टेंट में हुआ सर, 35 में से 35 हो गया था। अरे वेरी गुड, 35 में 35 दोस्तों मैथ्स में। तो सोचिए ऐसे तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं। जी विपुल, एक चीज बताइएगा कि मैथ्स हो गया हमारा 30 के आसपास हमारा स्कोर होना चाहिए, रीजनिंग में भी यही स्कोर होना चाहिए 30 के आसपास? रीजनिंग में सर 35
आउट ऑफ 35 हाँ, मतलब हाँ। 35 में 35 आपको रीजनिंग करना पड़ेगा, हाँ। तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि सर अदरवाइज इंग्लिश में 35 कर लो नहीं तो। हाँ, इंग्लिश में 30 कर लो, जो हाँ, मुझसे नहीं होता था जो सर। आपसे नहीं होता था, हाँ, आपने हाँ। आपका तेंदुलकर सहवाग था मैथ और Reasoning, रीजनिंग, सर। और इंग्लिश को एक लेवल तक लेके हाँ, गए थे, तो एक इंग्लिश लेवल मतलब मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक किया था सर। उसके आगे सर नहीं होता था, मतलब मैं रिस्क नहीं लेता था, क्योंकि बैंक एग्जाम में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग हो गया तो नॉमिनेशन में स्कोर कम आ सकता है सर। तो इसलिए मैं कभी कभी लगता था कि कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी था कि अगर नेगेटिव में चला गया तो ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे क्या सर। मार जाएंगे। हाँ। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड। हाँ। जैसे 1-2 महीने लड़का पढ़ाई कर चुका है, उसके बाद मॉक लगाएगा, मॉक लगाएगा तो फिर उसके बाद की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, या पूरा सिलेबस पहले पढ़ाई करेंगे देन मॉक लगाएंगे, ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। सर मुझे लगता है कि हमने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और सेक्शन वाइज मतलब सर चैप्टर वाइज हमने उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। अगर हम लोग बीच में मॉक लगाएंगे तो क्या होगा सर, अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मॉक्स में तो कम मार्क्स आएंगे, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। करेक्ट। हाँ, तो थोड़ा मतलब सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी कंपटीशन है पहले से, और मुझे इतना कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बाद में चैप्टर वाइज पहले चैप्टर वाइज स्टेज देना चाहिए। मतलब सर अगर आप बुक से टॉपिक वाइज आप उठा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट खत्म हो गया तो उसका आप ले लीजिए, उसका टेस्ट दे दीजिए, उसका मॉक दे दीजिए, फिर बाद में जब सिलेबस आपका लगभग 90% हो गया देन आप मॉक स्टार्ट कीजिए। एक पर्सनल क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स से पहले कितने मॉक आपने लगाए थे? कोई भी पहला प्रीलिम्स से जो पहला रिजल्ट हुआ आपका? पहला रिजल्ट तो आईबीपीएस पीओ का हुआ था। आईबीपीएस हाँ, लेकिन सर पहला एग्जाम तो मतलब एसबीआई क्लर्क का था ना, प्री का। उसके पहले मैंने सर 25 से 30 मॉक तो लगाए थे प्री लेवल पे। 25 से 30 मॉक लगा के एसबीआई क्लर्क में आप बैठ गए। हाँ, वो भी आपका क्लियर हो गया? हाँ, प्री तो क्लियर हो गया था। प्री क्लियर, और मेंस में भी गए थे आप? मेंस में गया था। तो उसका मेंस नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। ओके, उसके बाद कौन सा एग्जाम हुआ था? उसके बाद सर आरआरबी पीओ का हुआ था, आरआरबी क्लर्क का। सर वो दोनों का भी प्री हुआ था क्लियर। तो उसमें भी मॉक लगाए होंगे? हाँ, कितने मॉक लगाए थे? उसके बाद सर जो टाइम बचा था एसबीआई क्लर्क के बाद 20 दिन ही बचे थे। ओके सर तो डेली एक मॉक लगाता था। एक मॉक मतलब 20 मॉक लगा के, मतलब 20-25 मॉक लगा के आप अगर जा रहे हैं और रिजल्ट आपका सब अच्छा है तो दिक्कत नहीं। हाँ सर, क्या होता है मॉक से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और अपने को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिलते हैं सर, जो हमें अपने बुक में नहीं मिल पाते, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है सर। तो क्वेश्चन का टाइप भी थोड़ा चेंज होके आता है। तो सर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मॉक में मिल जाते हैं। और मैं क्या करता था सर, आज मैंने मॉक दी तो उसका एनालिसिस करता था, जो नहीं आए, जो कंसेप्ट नहीं आया वो वापस जाके मेरे बुक में देखता था सर, यूट्यूब पे वीडियो में देख लेता था, और अगले दिन वापस जो मॉक मैंने दिया है वो मॉक पूरा वापस सॉल्व करता था सर। अच्छा, जो मॉक दे दिए हो फिर से ये करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद फिर से लगाते हैं। मतलब जो आए क्वेश्चन वो भी लगाता था, जो नहीं आए वो भी लगाता था। तभी सर मैं टाइमर नहीं लगाता था सर। अच्छा, आराम से सॉल्व करते? आराम से, मतलब आराम से फटाफट सर, जितना ये हो सके। तभी ऑफलाइन करता था सर, लैपटॉप पे क्वेश्चन देखता था, फटाफट आंसर आया, बुक में बनता था, आगे बढ़ जाता था सर। अब चलते हैं हम लोग जीएस वाला सेक्शन, जहां पर सब लोग डरते हो नहीं, तो जीएस के बारे में पूछ लेते हैं। जीएस की तैयारी कैसे, क्योंकि आपने बताया कि आपको अखबार पढ़ने का भी आदत नहीं था, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से भी आपको कोई ये नहीं था, केमिस्ट्री आपका बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमी और बैंकिंग फाइनेंस भी नया था। तो कितने नंबर आए थे आपको एग्जाम में, और कैसे तैयारी किए थे जीएस की? सर एग्जाम में तो ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, एवरेज ही मार्क्स थे सर। मतलब इस बार पेपर में आईबीपीएस पीओ का जो करंट अफेयर के सेक्शन था वो टफ ही आया था, उसका कट ऑफ कितना 3 मार्क्स को आया कट ऑफ सर, 43 कट ऑफ था। हां, 40 में से 3.75 कुछ तो शायद से कट ऑफ था। और मुझे आए 12.5 मार्क्स आए सर। 12.5 दोनों में, जो आपका इंटरव्यू तक आप जो पहुंचे हैं 2 एग्जाम में। हां, तो दोनों के जीएस में, उसमें आरआरबी पीओ के जीएस में मेरे को 20 मार्क्स आए सर, 40 में ज्यादा आए थे, उसका कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आया था। तो कैसे तैयारी किया जाए इसका? सर जीएस का तैयारी के लिए अभी तो कुछ बच्चे डेली करते हैं सर प्रिपरेशन, कुछ बच्चे वीडियो से करते हैं। मैंने भी सर वीडियो देखा थे, मतलब अगर जैसे अगर सब करके देखना चाहिए सर, मतलब सब ट्राई करो, बाद में जो अपने दिल कहता है और अपने को अच्छा, अपने को सूट होता है वो हमने स्ट्रेटजी में यूज करना चाहिए, जो अपने हम प्लानिंग करते हैं या जो अपना शेड्यूल होता है उसके में यूज करना चाहिए सर। तो मैं वीडियो भी देखता था सर, जो टीचर्स आते हैं यूट्यूब पे, पर बाद में मुझे लगा कि उसका ज्यादा यूज नहीं सर, क्योंकि वीडियो में टाइम वेस्ट होता है, टाइम ज्यादा लगता है। 1 घंटे का वीडियो में 10-12 क्वेश्चन
25 क्वेश्चन हाँ, जाएगा। और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा नहीं उसका सर। हम्म। तो मैंने तो उसके बाद सर अलग अलग पीडीएफ आते हैं अलग अलग क्लासेस के, उस वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके देख लिया सर। बाद में यूट्यूब पे जो टॉपर्स होते हैं उनका वीडियो देखता था, तो सब अफरेज क्लाउड सजेस्ट करते थे सजेस्ट कर देते हैं। तो मैंने भी देखा अफरेज क्लाउड, पहली बार देखा तो 250 पेज का पीडीएफ था। हाँ, तो पहली बार देखा तो मैंने नहीं किया सर, पहली बार का सोचा इतना बड़ा कौन करेगा सर, तो नहीं किया। तो बाद में क्या, उसके बाद दूसरे जो पीडीएफ आता है वो किया, पर और उसके बाद जो मैंने मंथली क्विज दिया ना सर, तो उसमें मुझे मार्क्स कम आ गए सर, मतलब 30 थे तो 30 में से 10-12 मार्क्स आए। उसके बाद मैंने उस महीने का अफरेज क्लाउड का पीडीएफ पढ़ा, 2-3 बार रिवाइज किया और बाद में वही क्विज दिया सर। तो उसमें मेरा मार्क्स 30 में से 20 आया सर, मतलब मार्क्स बढ़ा, फायदा हुआ। तब अगर हमें किसी चीज का फायदा होता है तो ये हम चीज करते हैं और करते हैं तेजी से। हाँ, तभी मुझे पता चला कि हाँ यूजफुल है, इसे करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग किया सर वो पढ़ने का। तो जो उसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आता है सर, वो मैं करता था, मंथली पीडीएफ करता था। मैं डेली नहीं करता था क्योंकि डेली में टाइम वेस्ट होता है, मंथली में कैसा एक ही कंपैरिजन में हम लोग सब आ जाता है। ओके, तो जो मेंस है, मेंस का पैटर्न क्या है आईबीपीएस का, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए नए बच्चों को। मेंस में क्या सब पूछता है? मेंस में सर 225 मार्क्स का पेपर होता है सर। उसमें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होता है सर। हाँ, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हो। बाद में रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स जीके एंड 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है सर। मैथ्स का सेक्शन आता है 60 मार्क्स को। अच्छा, मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहता है। मैथ्स एंड रीजनिंग 60 मार्क्स, 120 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स। तो आपके कितने थे नंबर 60 में, याद है? हाँ याद है सर। बताइए। मैथ्स में तो सर 60 में 22.5 थे सर। हाँ, नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मल, हाँ। रीजनिंग में सर 16.5 थे सर। ओके। इंग्लिश में 21.5 या 21 पॉइंट में समथिंग थे सर। और हाँ, जनरल अवेयरनेस में 12.5 जो भी आपको बताया, और डिस्क्रिप्टिव में 15.75। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या सब पूछता है और कैसे तैयारी किए थे आप? सर डिस्क्रिप्टिव में तो सबसे पहले मुझे तो लगता है वो अपनी टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं। क्योंकि वो टाइप करना पड़ता है। टाइप करना पड़ता है। ऐसे लिखना है। हाँ, ऐसे 250 वर्ड्स का और लेटर 150 वर्ड्स का था। ओके। और क्या हुआ सर, जब मैंने एसआईपीओ का जो मेंस दिया था ना, उसमें मैंने तो जो मेरा कीबोर्ड सर, तभी कीबोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि मैंने ऐसे लेटर टाइप कर रहा था और मेरा बैक स्पेस दब गया, और तो कीबोर्ड शायद से अच्छा नहीं था तो पूरा दबा के सब हो गया सर। हाँ, तभी तो उसके बाद मैंने अभी क्या, तो वापस मैंने सर लेटर लिखा, तभी मैंने ऐसे पूरा सिर्फ 66 वर्ड लिखे 250 में से। तो जब तभी मुझे पता चला कि हमें वो ज्यादा सारा टाइपिंग पे अपना फोकस करते हैं, क्योंकि वो जो चेक होता है वो मैनुअली चेक नहीं होता, वो कंप्यूटर चेक करता है। तो आप कंटेंट तो आपको रिलेवेंट लिखना है, लेकिन आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, तभी वो मुझे पता चला। तभी मैंने बाद में जो एसबीआई पीओ का मेंस और आईबीपीएस पीओ का मेंस में जो टाइम था, तभी थोड़ा टाइम में कीबोर्ड पे टाइपिंग भी करता था। और उसके लिए जो लेटर होता है, लेटर में क्या आता है सर, एडिटोरियल, जो एडिटर को लेटर लिखना होता है न्यूज़पेपर के। हाँ, न्यूज़पेपर। और एक बैंक ऑफिसर को लेटर लिखना होता है, बैंक मैनेजर को। और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर तो कौन सा भी आ सकता है सर, लेकिन जो एडिटर को लिखना होता है और बैंक पीओ को लिखना, वो फिक्स है। वो फिक्स है सर। तो मैंने दोनों का जो अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया था और फॉर्मेट बाय ऐड कर लिया था, और वो मैं डेली प्रैक्टिस करता था टाइपिंग करके प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि लेटर अगर आधे घंटे का पेपर है 30 मिनट्स मिलते हैं सर, तो कम से कम 10 मिनट में लेटर कंप्लीट कर लूं, और जो 20 मिनट बचता है वो ऐसे के लिए, क्योंकि सर जो ऐसे आता है उसके लिए हमें पहले तो सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसे पैटर्न में हमें लिखना है, मतलब स्टार्टिंग बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने पूरा फॉर्मेट लेटर का बाय ऐड कर लिया था और डेली घर पे प्रैक्टिस करता था। और ऐसे के लिए नॉर्मली हमें पीडीएफ, तभी अलग अलग क्लासेस अपना पीडीएफ निकालते हैं, मतलब तो वो ले लिया। हाँ, वो ले लिया सर। और हाँ, उससे सर ऐसे पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया? सर इंटरव्यू मतलब सर उससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू था, उससे पहले मैंने सर आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था। और उसमें मुझे 100 में से सर 60 नंबर मिले थे, 59.8। 100 में 59 मिले थे सर। इसलिए आपका नहीं हुआ था उसमें। और हाँ सर, तभी मेंस में थोड़ा मार्क्स कम थे और इंटरव्यू भी कम थे सर, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तभी मुझे पता चला कि सर अगर मेंस में मार्क्स आ रहे हैं अच्छा, तो हमें इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा।
हाँ, तो इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले मोस्टली बैंकिंग का पूछते हैं, मतलब जो बैंकिंग के बेसिक टर्म्स होते हैं, तो मैंने वो यूट्यूब से तैयार कर लिया और मैंने बुक बना लिया सर। और तो बुक में सर मेरे नोट्स तैयार कर लिए, तो वो पढ़ता था सर। और तभी डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, क्योंकि शायद वो करंट अफेयर से पूछ ले कुछ। बिल्कुल। उसके बाद सर जो मेरा दोस्त है सुयोग, हाँ, उसने ऐसे आपके बारे में बताया कि मेरे एक सर है दिवाकर सर करके, वो इंटरव्यू का प्रैक्टिस ले रहे, तो एक बार जाके देख ले। तभी मैंने आपको फोन किया और आपके पास आया सर। तभी आप प्रयास इंडिया में आए सर। प्रयास इंडिया से मेरी पहचान होगी पहली बार। करेक्ट। हाँ, तब सभी सर आपने गाइडेंस किया। उसके बाद जो आपने मॉक इंटरव्यू लिया, जो सर आए थे, 2 सर थे, उनमें से अभी सर बैंक वाले सर थे। हाँ, उनका भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन जो उन्होंने बताया था सर कि आपको इंट्रोडक्शन तो आपके करना है, पर क्या आपके मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल सब लोग करके जाते हैं कि माइंड, लेकिन आपको इन डिटेल आपका इंट्रोडक्शन भी आपको आना चाहिए। करेक्ट। आपने अब तक कुछ अचीव किया है, उन्होंने बताया था कि आप एक व्हाइट पेपर पे लिख लो। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मैं घर पे जाके मैंने पहले सबसे पहले वही काम किया था। हाँ, कि जब अब तक मैंने जो कुछ अचीव किया है, मतलब मेरे 10 में भी अच्छे मार्क्स थे 95.6%, तो कभी मैंने इंटरव्यू में बताए नहीं थे। लेकिन जब मैं उधर गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वही बताया कि मुझे आपकी नॉर्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, आपको खुद के ऊपर 2 से 3 मिनट बोलना है। तो आपको वही सेम चीज आ गया सर। जो हम लोगों ने तैयारी कराया था, वो सेम क्वेश्चन इनको इंटरव्यू में पूछ दिया जी। तो अगर मैं आप तभी प्रिपरेशन नहीं करता था, अगर उस सर ने नहीं बताया होता, तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह मैं भी नॉर्मल बोलता था, और मुझे मार्क्स भी सर कम आते थे। तो मैंने तभी वो क्वेश्चन बताया, तो उन्हें भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा मन से कि हाँ, उन सर ने बताया था और वही आ गया। हाँ, और बाकी तो सर नॉर्मल जो बैंकिंग का क्वेश्चन होते हैं वही पूछा। यही सब। हाँ। कितना मिनट चला था आपका इंटरव्यू? 9 से 10 मिनट चला था सर। इंटरव्यू में कितना नंबर आया था आपको सर? बताइए। इंटरव्यू में सर मुझे 100 में से 80 नंबर आए थे सर। वेरी गुड। 80% नंबर इनको इंटरव्यू में आया था, और उनके कारण ही आपको पहला चॉइस जो है कैनरा बैंक आपको मिला। वही सर, मेरे केस में इंटरव्यू गेम चेंजर मतलब हुआ। क्योंकि मेंस में तो नॉर्मल मार्क्स आए थे सर, लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आने के कारण मुझे मेरा पहला चॉइस कैनरा बैंक में आप मैनेजर बन चुके। वो सर वो कैसे सर, आपने जो गाइडेंस की अभी वही बोलना पड़े, क्योंकि वही सच है। क्योंकि मैंने आरआरबी में विदाउट गाइडेंस किया था। ऐसे मतलब इंटरव्यू मतलब कहने का ये है कि इंटरव्यू की तैयारी भी आपको सीरियसली करनी है, क्योंकि उसके नंबर जो है ऐड होते हैं, और अगर उसमें आप अच्छा नंबर लाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है रिजल्ट बहुत बड़ा जो है चेंज हो सकता है। इंटरव्यू को भी सेम वेटेज दे रहा है, जैसे हम इसके देते वैसे इंटरव्यू को देना है। इसके लिए इंटरव्यू को आप हल्के में ना लें, उसकी तैयारी जरूर करें। एक क्वेश्चन और है, जैसे ही आप ये देखे रिजल्ट, आईबीपीएस का साइट पे गए, दबाया, ठीक है, रोल नंबर डाला और फ्लैश हुआ, उस समय का कैसा एक्सप्रेशन था? सर तभी तो सुबह 9:30 बजे रिजल्ट आया था। मेरी मम्मी स्कूल में गई थी और पापा भी काम को गए थे। मैं और मेरा भाई घर पे थे सर, दोनों ही थे। तो तभी देखा सर, तो रिजल्ट पहले तो टेलीग्राम पे आ जाता है नोटिफिकेशन ग्रुप में कि हाँ रिजल्ट आ गया, देखो। तो मैंने लिंक पे क्लिक किया सर, थोड़ा मेरा नंबर डाला और पासवर्ड डाला, और वो कैप्चा डालना होता है डाला, और थोड़ा आंख बंद कर ली सर, थोड़ा भगवान को प्रे किए सर, हाँ बस एक बार हो जाए। और देखा तो सर कैनरा बैंक मिल गया, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया सर। तो एकदम खुश हुआ सर। और सबसे पहले मतलब भगवान के एक नमस्कार किया जी। बाद में मम्मी को फोन लगाया, पापा को फोन लगाया, बाद में सर आपको फोन लगाया। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये है इनकी पूरी कहानी दोस्तों, कि महाराष्ट्र की धरती पर जो आप लोगों को शायद पता है कि यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन अब जो है यहाँ के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग जो कि विपुल को 1 साल 2 साल पहले तक कोई हवा नहीं थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन 6 महीने की अपनी जो मेहनत है, और उस मेहनत से जो है इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और ये जो मतलब जो हार्ड वर्क है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी सफलता पर लाके खड़ा करता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही एक पत्थर जो है इन्होंने 6 महीने अच्छे से तैयारी किया और उछाल दिया,
धरती पर भी जो है सरकारी नौकरी का बिगुल बज उठा है और हम लोग जिस मुहिम में है, जो प्रयास इंडिया जिस मुहिम में है, महाराष्ट्र की धरती पर तकरीबन 8-9 ब्रांच है हमारा और हम लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और तमाम तरह का जो कंपटीशन का एग्जाम है, गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसकी तैयारी कराते हैं। विपुल जी, एक मैसेज जो नए एस्पिरेंट हैं, खास करके जो मुंबई वाले हम लोगों को देख रहे हैं, उसके लिए कुछ एक मैसेज दीजिए। सर अभी देखो, मुंबई आपने जैसे बोला कि मुंबई में जॉब्स की कोई कमी नहीं है जी। हमें नॉर्मल जॉब तो कोई सा भी सर मिल जाएगा, जैसे मुझे भी ऑफर किया था सर। लेकिन हमें अगर दूसरों से कुछ अलग करना है तो हमें सोच भी उतनी बड़ी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने बताया ना कि 12,000 की नौकरी मिल रही थी और सीधा आप अभी 60-65,000 पे पहुंच गए। तो ये 6 महीने में ही ये कारनामा हुआ है कि 12,000 से सीधा 5 गुना आपको सैलरी मिलने वाली है और इज्जत और शोहरत वो तो अलग है। क्योंकि सर हमें अभी प्रेजेंट का नहीं सोचना, अगर 10 साल बाद हम अगर कौन से पोजीशन पे होंगे ये हमें सोचना है। और जब हम प्रिपरेशन करें सर, सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। क्योंकि सर मतलब सर देखो, होशियार तो सब जन होते हैं लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है वही आके एग्जाम क्रैक कर पाता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस सर। आपकी सफलता का राज किसको देना चाहेंगे? सर राज सबसे मम्मी को, माँ जी को क्रेडिट दूंगा सर, और मेरे पापा को भी। पर क्योंकि सर कभी कभी डिप्रेस होता था, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता था। जैसे आपको बताया सर, आरआरबी का रिजल्ट नहीं आया, एसबीआई का रिजल्ट, हां लास्ट तक पहुंच गए थे। हां, तो सब मम्मी से बात करता था सर। तो मम्मी बोलती थी कुछ नहीं, इतना गया, थोड़ा सा कमी होगी, थोड़ा सा और एफर्ट्स बढ़ा दे, अपनी गलतियों से सीख ले। तो ज्यादा से मैं मम्मी को क्रेडिट देना चाहूंगा कि, और मेरे पापा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता था। तो मैं मम्मी पापा को सर बहुत बढ़िया। चलिए विपुल जी, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा प्रयास के यूट्यूब चैनल पे। अगला जो गेस्ट है बहुत जल्द हम लोग आपके सामने लेके आएंगे जो सक्सेस किए हैं। तब तक के लिए हम लोग जो आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।